हेलो डियर स्टूडेंट्स, फेज़ रूल को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो फेज़ डायग्राम है वो पढ़ते हैं। वो है हमारा सल्फ़र सिस्टम का। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने एक पढ़ा था पहले, वो था हमारा वाटर सिस्टम, और आज हम दूसरा आपके सिलेबस के अंदर जो डायग्राम है वो पढ़ रहे हैं और ये है आपका सल्फ़र सिस्टम। तो डायग्राम बिल्कुल मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग बुक से ही बनाया है, आप ये बुक से भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो सल्फ़र है ये 4 फेजेस में एग्जिस्ट करता है। कितने फेजेस में? 4। कौन कौन से हैं? रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, सल्फ़र के वेपर्स और सल्फ़र लिक्विड। इन 4 फेजेस के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। फिर से बोल रहे हैं कौन कौन सी फेजेस हैं, कौन कौन से ये 4 फेजेस हैं? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, वेपर और लिक्विड। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फेज़ रूल अगर हम नंबर ऑफ फेजेस की वैल्यू 4 पुट कर दें, कंपोनेंट तो ये 1 है ही, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो कि एक मीनिंगलेस वैल्यू है। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, मतलब नेगेटिव में नहीं जा सकता। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है। और 0 कब हो सकती है? जब आप P को 3 पुट करें, नंबर ऑफ फेजेस को 4 की बजाय 3 पुट करें। तो इसका सीधा सा मतलब क्या आता है कि सल्फ़र के जो 4 फेजेस हैं वो चारों के चारों फेजेस को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे वाटर के केस में क्या था, एक ट्रिपल पॉइंट हमने बोला था कि उस ट्रिपल पॉइंट पे 3 फेज़ एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही अगर हम देखें कि सल्फ़र के टोटल 4 फेजेस हैं, क्या वो चारों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे किसी भी पॉइंट पे? तो ऐसा संभव नहीं है। मैक्सिमम कितने फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं? वो हैं 3। मतलब यदि हम नंबर ऑफ फेजेस P की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन को एग्जिस्ट टुगेदर वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 हो जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम कर्व्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर आप पहली कर्व देखोगे, जो मेरे पास जो बुक है उसमें जो बनी हुई है, या जो मैं आपके साथ ये डायग्राम शेयर कर रहा हूँ इसमें बनी हुई है, वो है कर्व OB कर्व के ऊपर मैंने लिखा है सब्लिमेशन कर्व ऑफ SR। सब्लिमेशन कर्व का मतलब क्या है कि सॉलिड और वेपर्स एग्जिस्ट करेंगे, और साथ में लिखा हुआ है SR का मतलब है रोम्बिक सल्फ़र। तो आपके पास क्या है? रोम्बिक सल्फ़र सॉलिड फॉर्म में होगी और उसके वेपर्स होंगे। ये कर्व आपकी 50 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हो रही है O पॉइंट से, जो कि 95.5 डिग्री सेल्सियस है, और एंड हो रही है किस पर? 50 डिग्री पर। मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर से नीचे अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोम्बिक सल्फ़र के वेपर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो यदि आप जाओगे तो वेपर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने अल्टीमेटली क्या करना है, देखो, सॉलिड और वेपर का ही तो इक्विलिब्रियम बताना है ना। तो 50 डिग्री से नीचे सॉलिड तो रहेगा लेकिन वेपर नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए फिर ये सब्लिमेशन कर्व 50 डिग्री पे आके ही एंड हो रही है। क्लियर ये बात? अब ये जो कर्व है O पॉइंट पे देखिए, तो 95.5 डिग्री सेल्सियस है, या 95 मैंने लिखा है। उसके बाद ये कर्व चेंज होके OA कर्व बन जाती है, जो है सब्लिमेशन कर्व ऑफ सल्फ़र मोनोक्लिनिक। SM लिखा है तो वो क्या है आपका? मोनोक्लिनिक। अब इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा। जैसे OB कर्व के लोग क्या था? रोम्बिक और वेपर्स का इक्विलिब्रियम था। ऐसे ही OA कर्व है जो उसके लोग क्या है? सल्फ़र मोनोक्लिनिक का और वेपर्स का आपस में इक्विलिब्रियम रहेगा। इन बिटवीन जो टेम्परेचर है O पॉइंट का, ये है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको?
ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो 95.5 डिग्री जो है टेम्परेचर आपका, जो ओ पॉइंट पे है, वो क्या है? वो क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब इसी ट्रांजिशन टेम्परेचर से ओ सी कर्व है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। ओ सी कर्व को हमने लिखा है ट्रांजिशन कर्व, मतलब इस पे क्या है? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जो ओ पॉइंट है ना, उसको हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला है। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हेन वन एलोट्रोप कन्वर्ट्स इनटू दी अनदर एलोट्रोप। तो इससे क्या मीनिंग निकल के सामने आ रहा है? इससे ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि रोम्बिक सल्फ़र जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट होगी, सीधी सी बात है। तो जो ओ सी कर्व है, ओ सी, उस कर्व के अलोंग रोम्बिक और मोनोक्लिनिक आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं, उनका आपस में इक्विलिब्रियम है। जो रोम्बिक है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रही है। और ओ ए के अलोंग क्या है? जितनी सल्फ़र मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रही है उसके वेपर्स के साथ मोनोक्लिनिक का इक्विलिब्रियम है। ये दो कर्व ध्यान से समझिए। एक कर्व है आपके पास ओ ए और एक है ओ सी। ये दोनों कर्व ओ से स्टार्ट हो रही हैं। ओ पॉइंट पर रोम्बिक सल्फ़र मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगी तो क्या वो सारी की सारी एकदम से कन्वर्ट हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का कन्वर्जन है वो है कर्व ओ सी। और फिर जो मोनोक्लिनिक बन गई उसके और उसके वेपर्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो है आपका ओ ए। क्या है? ओ ए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये। ए पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री टेम्परेचर लिखा हुआ है, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है ए पॉइंट पे। उसके बाद आ जाती है अपने पास, अब ए पॉइंट के ऊपर आओ और अपने पास जो कर्व है नेक्स्ट वो है ए ई। क्या है? ए ई। इस ए ई कर्व के ऊपर हमने लिखा है कि ये वेपर प्रेशर कर्व है। अब वेपर प्रेशर है तो इसका मतलब वेपर किसके बनेंगे? सल्फर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। समझ रहे हो ना बात को? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर सल्फर जो है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। किस में? लिक्विड में। और इसी कर्व को मैंने एक और कर्व के साथ मिलाता हूँ, ध्यान से समझो। जैसे पहले मैंने ओ ए और ओ सी को मिलाया, वैसे ही ए ई और ए सी देखिए, दोनों को इंटर रिलेट करके। ए ई और ए सी। ए सी, ए पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सल्फ़र जो मोनोक्लिनिक है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब सारी सल्फ़र एकदम से तो मेल्ट नहीं होगी, तो ए से लेकर के सी पॉइंट तक हमने लिखा है मेल्टिंग कर्व ऑफ एस एम। ए से लेकर सी तक। ए पर टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस और सी पर है 155 डिग्री सेल्सियस। तो 120 से 155 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है वो मेल्ट हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अगर वो मेल्ट होगी तो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ए सी कर्व पे तो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है, और ए ई पर क्या है? जितनी वो मेल्ट हुई उसके फिर वेपर बनेंगे। तो इसलिए ए ई को हमने क्या बोल रखा है? वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फ़र। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं दो कर्व को इंटर रिलेट करके बोल रहा हूँ, फिर से समझिएगा। ए पॉइंट है जिस पर टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, और ए पॉइंट पर क्या होता है? सल्फ़र मोनोक्लिनिक है जो, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको भी मालूम है कि कोई भी चीज़ जब मेल्ट होती है तो क्या वो एकदम से मेल्ट हो जाएगी सारी की सारी? ऐसा तो नहीं है, वो धीरे धीरे ही मेल्ट होगी। जैसे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो क्या सारी आइस इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेल्ट तो नहीं होती ना, वो मेल्ट होने में कुछ टाइम लेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जो सल्फ़र मोनोक्लिनिक है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ए सी के अलोंग वो मेल्ट हो रही है। ए पर टेम्परेचर कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस, और सी पर कितना है टेम्परेचर? 155 डिग्री सेल्सियस।
अब जितनी सल्फ़र मोनोक्लिनिक मेल्ट हो रही है उसके फिर वेपर बनेंगे, और वो कर्व जो हमारे पास रहेगी वो कर्व है हमारे पास AE। क्या है इसका नाम? AE। क्लियर? एक कर्व और है इसके अंदर, वो है, अच्छा पहले AE कर्व को ही पूरा समझिए। E पॉइंट जो है वो 444 डिग्री सेल्सियस पे एंड होता है। जो AE कर्व है वो 444 डिग्री सेल्सियस पे एंड हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सल्फ़र को हीट कर रहे हैं, लिक्विड के वेपर बना रहे हैं, तो वो वेपर 444 डिग्री सेल्सियस तक बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? वो क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद सल्फ़र वेपर में ही टोटली कन्वर्ट हो जाएगी, एक फेज़ जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही आपके पास एक कर्व और है, इसी डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रही है, वो है कर्व CF। उस पे हमने लिखा है मेल्टिंग कर्व ऑफ सल्फ़र रोम्बिक। तो जो रोम्बिक सल्फ़र है वो मेल्ट होगी अलोंग द कर्व CF। तो उस पे सल्फ़र रोम्बिक सॉलिड फॉर्म में और उसके वेपर्स के बीच में आपस में इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, तो ये सारी के सारी कर्व्स हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। OB कर्व पे क्या है? सब्लिमेशन कर्व है सल्फ़र रोम्बिक की, 50 डिग्री से 95 डिग्री तक ये रहेगी। बिलो 50 डिग्री रोम्बिक सल्फ़र के वेपर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 95 डिग्री क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे सल्फ़र रोम्बिक सल्फ़र मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होना शुरू होती है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये। और ऐसे ही OC एक ट्रांजिशन कर्व है, और OA सब्लिमेशन कर्व है सल्फ़र मोनोक्लिनिक की, जो 120 डिग्री तक चलेगी A पॉइंट तक। और A जो है वो 120 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट हो गया सल्फ़र मोनोक्लिनिक का। अलोंग AC सल्फ़र मेल्ट हो रही है मोनोक्लिनिक फॉर्म में। और फिर AE वेपर प्रेशर कर्व है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र के जो लिक्विड बन चुकी होगी सल्फ़र, और उसके वेपर्स का इक्विलिब्रियम रहेगा। और CF है जो वो है मेल्टिंग कर्व ऑफ सल्फ़र रोम्बिक। ठीक है, ये सारी कर्व्स हैं इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एरियाज़। अब हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जो कर्व्स होती हैं या जो लाइंस होती हैं वो मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट होती हैं। एरियाज़ जो होते हैं वो बाई वेरिएंट होते हैं, और जो पॉइंट होते हैं ट्रिपल पॉइंट जैसे था वो नॉन वेरिएंट होते हैं। तो अब हमें यही देखना है कि कौन से एरिया में कौन से फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो एक तो एरिया है जो वो समझिए BOCF, B से O से C और C से F। उसमें तो सारी की सारी रोम्बिक सल्फ़र एग्जिस्ट करेगी। कौन सी? रोम्बिक। BOAE इस पे सल्फ़र के वेपर एग्जिस्ट करेंगे, सल्फ़र के वेपर। ऐसे ही एक एरिया बनेगा कर्व FCAE पे, उस पे लिक्विड सल्फ़र एग्जिस्ट करेगी। कौन सी सल्फ़र? लिक्विड। और OCA का बीच का जो एरिया है उस पर मोनोक्लिनिक सल्फ़र एग्जिस्ट करेगी। कौन सी सल्फ़र एग्जिस्ट करेगी? मोनोक्लिनिक सल्फ़र। फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो हमने पहले भी ये पढ़ा था कि ट्रिपल पॉइंट क्या है, जिस पर 3 फेज़ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा पॉइंट, उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको टोटल 3 स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स दिखाई देंगे। वो है O, A और C। O पॉइंट पे क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है? रोम्बिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र और सल्फ़र के वेपर, 3 फेज़। तो फेज़ डायग्राम, फेज़ रूल की इक्वेशन लगाओ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर O पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगा, तो ये नॉन वेरिएंट हो गया। ऐसे ही आपके पास अगला पॉइंट है A ट्रिपल पॉइंट के ऊपर मोनोक्लिनिक वेपर और लिक्विड सल्फ़र एग्जिस्ट करेगी। कौन कौन सी? मोनोक्लिनिक वेपर और लिक्विड। ऐसे ही आपके पास C पॉइंट है जिस पर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लिक्विड सल्फ़र एग्जिस्ट करेगी। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लिक्विड।
आप इन तीनों पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखो तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आप क्या पाएंगे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, नॉन वेरिएंट। कौन से? नॉन वेरिएंट। ठीक है, तो ये है हमारा सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम। 2 कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।